इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिलती है। तो बेसिकली दो पार्ट्स में हम ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट तो ये कि ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 जनवरी 1950 को इंडिया के सिटीजन्स कौन है, ये सब कुछ मेंशन्ड है पार्ट नंबर 2 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आर्टिकल 5 से 11 है। और ये सब कुछ मैं आपको पिछली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ, तो पहले वो देख लेना फिर यहाँ पे आना। अब ये तो पता लग गया कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजन्स कौन है, बट आफ्टर 26 जनवरी 1950 इंडियन सिटीजन्स कौन कौन होंगे और क्यों होंगे, किस बेसिस पर, किन प्रोविजंस पे उनको सिटीजनशिप मिलेगी, वो मेंशन्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। उस सिटीजनशिप एक्ट को हम इस वीडियो में देखेंगे। अब जो सिटीजनशिप एक्ट है वो 5 मेथड देता है फॉर एक्विजिशन, यानी कि अगर किसी को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो इन 5 मेथड से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। और सिटीजनशिप एक्ट जो है 3 मेथड्स देता है फॉर लॉस ऑफ द सिटीजनशिप। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि जो 2019 का लेटेस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1986 से पहले क्या था कि जो भी व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट फिर हमको लगा कि जो हमारे आसपास के देश हैं वहां से रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं और अगर उनके बच्चे भी इंडिया में पैदा हो गए तो उनको भी हमें इंडियन सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, और वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तो इसीलिए 1986 का अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें ये बोला कि जो व्यक्ति इंडिया में पैदा हो रहा है उसके ईदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बी इंडियन। वो इंडिया में पैदा हो रहा है, ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया ये था कि या तो उसके फादर या उसकी मदर भी इंडियन सिटीजन हो, तब उसको हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। 1992 में एक और इम्पोर्टेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है। अब 1992 से पहले ये था कि अगर एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है और उसके फादर इंडियन सिटीजन है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन था ये। तो 1992 के अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ कि ईदर ऑफ द पेरेंट्स का क्राइटेरिया डाला गया कि या तो उसके फादर या उसकी मदर इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करती हैं तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फिर है 2003 का अमेंडमेंट एक्ट। इसमें इलीगल इमाइग्रेंट जो टर्म है इसको डिफाइन करा गया था और इलीगल इमाइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप हम बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन नहीं दे सकते इनको इंडियन सिटीजनशिप। किनको? इलीगल इमाइग्रेंट्स को। डिटेल में आगे देखते हैं। और 2005 OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके बारे में कुछ प्रोविजंस अमेंड करे गए थे। अब देखते हैं सबसे पहला मेथड टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कि सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है। उसमें एक ये टाइमलाइन स्टेट करी गई थी कि इस टाइमलाइन के बीच में जो भी इंडिया में पैदा होता है उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फिर यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया गया 1987 के टाइम पे। वही दिक्कत थी यहाँ पे कि बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया में आ रहे थे और अगर उनके बच्चे पैदा हो गए तो उनको भी सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट आया और उसको चेंज करा गया। यहाँ पे बोला गया कि उनके जो पेरेंट है वो होने चाहिए, मतलब ईदर ऑफ द पेरेंट, या तो फादर या मदर, दे either of them should also be Indian citizen, तब जाके उस बच्चे को क्या मिलेगी? सिटीजनशिप। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी तो एक और अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। उसमें क्या करा गया कि 3 दिसंबर 2003 के बाद जो भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है उसको इंडियन सिटीजनशिप 2 कंडीशंस पे दी जाएगी, मतलब ईदर ऑफ द 2 कंडीशंस, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करे वो बच्चा तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। पहली कंडीशन थी बोथ पेरेंट्स आर इंडियन, दोनों पेरेंट्स इंडियन है उस बच्चे के तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। दूसरी कंडीशन ये थी कि एक पेरेंट इंडियन है, ऑल्सो जो दूसरे पेरेंट है वो जो है इलीगल इमाइग्रेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हुई, उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल गई जो कि 3 दिसंबर 2003 के बाद पैदा हुआ है। अब इलीगल इमाइग्रेंट क्या है? इलीगल इमाइग्रेंट जो टर्म है वो भी सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में मेंशन्ड है। और क्या मेंशन्ड है कि अगर एक फॉरेनर विदाउट एनी वैलिड पासपोर्ट या विदाउट एनी वैलिड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इंडिया आता है तो वो इलीगल इमाइग्रेंट है।
या अगर पासपोर्ट के साथ वो आ गया और पासपोर्ट में कुछ परमिशन होती है कुछ टाइम पीरियड की कि इतने टाइम के लिए आप उस देश में जा सकते हो या रुक सकते हो इंडिया में, तो अगर वो उस पासपोर्ट या वीजा के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देता है, अगर उसमें बोला था कि आप 6 महीने के लिए इंडिया में रुक सकते हो और वो 6 महीने से ज्यादा रुक रहा है, तो वो एक इलीगल इमाइग्रेंट कहलाएगा। देखते हैं सेक्शन 4 दैट प्रोवाइड्स सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट होता है कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से आपका किसी देश के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें उन लोगों की बात करी जाती है हु आर बोर्न आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बच्चा इंडिया से बाहर पैदा हुआ है इन दिस टाइम पीरियड और उसके फादर एक इंडियन सिटीजन है, तो उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1992 में टाइमलाइन चेंज करी गई क्योंकि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी वाली जो अमेंडमेंट अभी बताई थी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए, वो लाई गई थी। और अगर कोई बच्चा अब इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के बाहर पैदा होता है और या तो उसके फादर या उसकी मदर एक इंडियन सिटीजन है, तो उस बच्चे को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब दोबारा चेंज आया 2004 3 दिसंबर 2004 के बाद। ये आज प्रेजेंट पे भी एप्लीकेबल लॉ है कि अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया के बाहर पैदा होता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, उसको ये कुछ प्रोविजंस सेटल डाउन करने पड़ेंगे। क्या है कि 1 साल के अंदर अंदर उसके पेरेंट्स को जिस देश में वो पैदा हुआ है उस देश में जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसके अंदर उस बच्चे को रजिस्टर कराना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इस बच्चे के पास और किसी देश का पासपोर्ट नहीं है और ये एक इंडियन सिटीजन है, तब जाकर उसको इंडियन सिटीजनशिप मिले। देखो, सिटीजनशिप बाय बर्थ और सिटीजनशिप बाय डिसेंट के सेक्शन से बहुत ही कम लोग इंडिया की सिटीजनशिप ले पा रहे थे। तो इंडिया की सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को वाइडन करने के लिए इस एक्ट में शामिल किया गया सेक्शन 5 दैट इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ लोग को मेंशन करा गया कि उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप हम दे सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ये समझने से पहले हमें पीआईओ का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि एक इंसान या उसके पेरेंट्स जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया, या वो भी एक आदमी जो है उसको भी हम पीआईओ बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो किसी ऐसी टेरिटरी में पैदा हुआ हो जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का हिस्सा बनी हो, जैसे कि सिक्किम या पौंडीचेरी। अब इन कैटेगरीज में कौन कौन लोग आते हैं वो देखते हैं। या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का हो और वो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले 7 साल तक इंडिया का रेजिडेंट हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रहता हो, या अगर उनकी शादी इंडिया में हुई हो, शादी के बाद 7 साल तक वो इंडिया में रहते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तब, या वो माइनर चाइल्ड हो ऑफ द पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि फुल एज और कैपेसिटी का है, जो या तो कॉमनवेल्थ के किसी देश में रह रहा हो या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में। मेथड टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप इज बाय नेचुरलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेथड एंड इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 6। तो कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, उन प्रोविजंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आपको बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। पहले, यू शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड टू बी अ सिटीजन। अगर एक देश है वहां वो देश इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं देता तो आप उस कंट्री के सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरा, रिनाउंसेस अदर सिटीजनशिप। इंडिया की सिटीजनशिप लेने से पहले जिस देश की सिटीजनशिप आपके पास है आपको वो रिनाउंस करनी पड़ेगी। तीसरा, डेट ऑफ एप्लीकेशन से 12 महीने पहले या तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ काम कर रहे हो, कुछ सर्विस कर रहे हो, या आप इंडिया में रह रहे हो, या दोनों आधा आधा भी कर रहे हो तो भी चलेगा। फोर्थ प्रोविजन इज कि डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 महीने तो उसमें मेंशन हो गए, उससे पहले जो 14 साल थे उसका 11 साल एग्रीगेट either you should be residing in India or work for any service in government of India। फिर you should be of a good character एंड आपको जो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस मेंशन्ड है उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज की एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। एंड जब आपको इन सब बेसिस पे नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको इंडिया में ही रहना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक काम और कर सकती है, जो ये 7 की 7 कंडीशंस है, प्रोविजंस है, इनको वेव ऑफ कर सकती है, सबकी सब या इनमें से कुछ को। अगर एक आदमी जो है, एक इंसान है, उसने साइंस, आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, पीस और ह्यूमन राइट्स में कोई डिस्टिंग्विश सर्विस करी हो
तो ये सारी प्रोविजंस सरकार वेव ऑफ करके इसको इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है। देखते हैं लास्ट मेथड टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, जो कि सेक्शन नहीं आएगा, सेक्शन आएगा, जो कि सेक्शन 7 में मेंशन्ड है, दैट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन लैंड जो है उसको हम एक्वायर कर लेते हैं, वॉर में जीत लेते हैं और वो अब इंडिया का पार्ट बन गया, जरूरी नहीं है वॉर में ही जीते, मेन बात है कि फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं और अब वो टेरिटरी इंडिया का पार्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि उस टेरिटरी के कौन कौन सिटीजन अब इंडियन सिटीजन है। जैसे कि पौंडीचेरी में किया गया था, ये जब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था कि पौंडीचेरी के ये सिटीजन अब इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। सो दीज वर द 5 मेथड्स टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। अब देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आप एक स्कूल में पढ़ते हो और आपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन सबमिट कर दी कि मेरे को ये स्कूल छोड़ना है, तो आपने स्कूल छोड़ दिया। सिमिलरली इज इन द केस ऑफ रेनंसिएशन, जो कि सेक्शन 8 में मेंशन्ड है कि आप जो है डिक्लेयर करते हो ये चीज कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो गया। दूसरा मेथड है टर्मिनेशन। अगर आप अपनी मर्जी से किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेते हो तो अपने आप ऑटोमेटिकली पुराना स्कूल था वहां से आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब ऑब्वियसली आप दूसरे स्कूल में हो अब, ठीक है। तो सेम टर्मिनेशन ये है कि आप अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर है डेप्रीवेशन। अगर प्रिंसिपल आपको अपनी मर्जी से स्कूल से निकाल दे, आपने स्कूल में बहुत खतरनाक काम कर दिए हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रीवेशन। सिमिलरली सेक्शन 10 के अंदर मेंशन्ड है सिटीजनशिप एक्ट के कि बाय डेप्रीवेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को हटा सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। और क्यों? अगर आपने फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप ली हो, या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिसलॉयल रहे हो, या आपने वॉर के टाइम पे एनिमी कंट्री के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी है, या एनिमी कंट्री के साथ आपके रिलेशंस है, और अगर आपने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली और सिटीजनशिप एक्वायर करे हुए भी आपको 5 साल भी नहीं हुए और उसके बीच में ही आपको 2 साल की जेल हो जाती है, तो आपकी सिटीजनशिप सरकार जो है वो टर्मिनेट कर देगी, और ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आपको समझ में आ गया होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। नोट्स आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं।